एवरीबॉडी। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग टीपीए को कवर कर रहे हैं और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सेक्शन 53A। सेक्शन 53A क्या कहता है? सेक्शन 53A जो है पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है, जिसे हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस भी कहते हैं। अगर हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में हम इसे भागिक पालन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी देखते होंगे 21A जोड़ा रहता है, या फिर कोई जो आर्टिकल्स रहते हैं उसमें A B करके जोड़ा रहता है। तो वो जो जब हमारा जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना था 1882 में, तो ये जो है पार्ट परफॉर्मेंस नहीं था। इसे कब जोड़ा गया है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट 1929 के अंतर्गत इसे रूल ऑफ इक्विटी के अंतर्गत, इंग्लिश लॉ के अंतर्गत इसे जो मेडिसन वर्सेस एल्डरसन के केस के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। ओके, पहले नहीं था, लेकिन कभी भी आपको जो है जुडिशरी के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस जो है कब इसे जोड़ा गया था या फिर कब इसे ऐड किया गया था। तो आप बता सकते हो ना कि 1929 के अंतर्गत इसे अमेंडमेंट करके ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 53A को ऐड किया गया था। अब यहाँ पर समझते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कहता क्या है। हम लोग बेयर एक्ट के माध्यम से भी समझते चलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो डायग्राम सबसे पहले हम लोग समझते हैं। डायग्राम में आपको ट्रांसफरर दिख रहा होगा और ये जो है ट्रांसफरी दिख रहा होगा। यहाँ पे जो ए व्यक्ति है उसका एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट रहता है। आप देख रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा अपार्टमेंट है 7-8 फ्लोर का, और 7-8 फ्लोर का अपार्टमेंट जो है आई थिंक आपको लग रहा होगा कि हम 1 करोड़ इसका रेट हम आंकते हैं। ओके, तो इस अपार्टमेंट की कीमत जो है 1 करोड़ रुपीज़ है। तो ट्रांसफर ने सोचा, ए ने सोचा कि इस अपार्टमेंट को क्यों ना बेच दिया जाए, सेल कर दिया जाए। तो अब उसने सेल करने के लिए, इसके लिए भाई कह दिया चारों तरफ कि हाँ मैं इस अपार्टमेंट को बेचना चाहता हूँ 1 करोड़ रुपीज़ में। तो यहाँ पर एक बी बंदा जो है इस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए बी व्यक्ति जो तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बट है, बट इसके पास 1 करोड़ रुपीज़ नहीं रहते हैं। इसके पास 1 करोड़ रुपीज़ नहीं रहते हैं। क्या रहता है? इसके पास सिर्फ 15 लाख रुपीज़ रहते हैं। कितने रहते हैं? 15 लाख रुपीज़ रहते हैं। अब ये क्या करता है कि भाई उससे बोलता है ए से कि भाई मेरे पास 15 लाख रुपीज़ ही हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में रिटर्न एग्रीमेंट कर लो और हम लोग क्या करते हैं, फिर जब मेरे पास 15 लाख रुपीज़ और आ जाएगी तो मैं तुम्हें एकदम सही तरीके से तुम्हें मैं दे दूँगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट हो जाता है और दोनों जो है रिटर्न तरीके से उस एग्रीमेंट को कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ठीक है भाई, सारा चीज़ हो जाता है, सारा एग्रीमेंट हो जाता है। अब क्या होता है कि ए भी अपना 15 लाख रुपीज़ लेके खुश हो जाता है, बी भी अपना 15 लाख रुपीज़ दे के खुश हो जाता है कि चलो भाई मुझे कुछ मोहलत मिल गई, 1-2 साल का मोहलत मिल गया कि मैं 15 लाख रुपीज़ कहीं से भी जुगाड़ करके, व्यवस्था करके इस अपार्टमेंट को ख़रीदने के लिए मैं लगा सकता हूँ। ओके, अब क्या होती है कि 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, फिर जो है इस फ्लैट की कीमत जो है बढ़कर, 5 करोड़ रुपीज़ हो जाती है। इस फ्लैट की कीमत जो है बढ़कर 5 करोड़ रुपीज़ हो जाती है। अब क्या होता है कि जब 5 करोड़ रुपीज़ हो जाता है तो जो ट्रांसफ़र रहता है उसके मन में अब ख्याल आता है कि इसने तो मुझे 15 लाख रुपीज़ दिए ही है, रिटर्न एग्रीमेंट है, ना ही कोई चीज़ रजिस्टर्ड किया गया है, रिटर्न एग्रीमेंट है। लेकिन एक चीज़, अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी को अगर हम खरीदते हैं तो जब तक कोई प्रॉपर्टी जो है हमारे नाम पे मीन्स रजिस्टर्ड नहीं हो जाती तब तक हम उसे पुख्ता सबूत नहीं मान सकते हैं। तो इसने रिटर्न एग्रीमेंट तो कर लिया लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराया था, क्योंकि इसके पास 15 लाख रुपीज़ थे भी नहीं। सॉरी। अब ये सोचता है कि मैंने जो हूँ एक को तो अपना अपार्टमेंट बेचा भी नहीं हूँ, रिटर्न एग्रीमेंट से होता क्या है, चलो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है
ये हम जो है इस अपार्टमेंट को सी को, ये देखिए सी को मैं इसे 5 करोड़ रुपए में बेच देता हूँ और सी के पास 5 करोड़ रुपए रहते भी हैं। अब इसने क्या किया कि सी को पता नहीं था कि भाई पहले से इसने किसी बंदे को बेच चुका है, और इसने क्या किया, गुड फेथ में इस जो प्रॉपर्टी है इसको जो है 5 करोड़ रुपीस की डील कर लेता है और इस प्रॉपर्टी को इसने ट्रांसफर से खरीद लेता है। तो अब यहाँ पर ये जो ट्रांसफरी है मीन्स कि जो पहले इसने एग्रीमेंट किया था, तो अब क्या इस पे ये क्लेम कर सकता है? ऑफ कोर्स क्लेम कर सकता है। ये जो सेक्शन 53A जो है यही चीज़ बताता है कि अब आप जो है इसका प्रोटेक्शन लेके इस व्यक्ति के ऊपर जो है इसके जो कॉन्ट्रैक्ट है मीन्स इसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इसको जो है कैंसिल करवा के और अपना कॉन्ट्रैक्ट को मनवा सकता है, मीन्स कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को मनवा सकता है। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। टॉपिक हम लोग बेयर एक्ट को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कहता है बेयर एक्ट, वेयर एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बाय राइटिंग साइन by him or on his behalf from which the terms necessary to constitute the transfer can be ascertained with reasonable certainty। यहाँ कहता है कि जो क्या किया कि कोई भी बंदा ने कॉन्ट्रैक्ट किया है मीन्स की कंसिडरेशन के लिए किस प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो ये जो है क्या होगा कि रीजनेबल सर्टेनिटी मीन्स कि इसे हम एक रीजनेबल कंसिडरेशन या फिर रीजनेबल हम ट्रांसफ़र कह सकते हैं। ओके, एंड द ट्रांसफरी हैज़ इन पार्ट परफॉर्मेंस of the contract taken possession of the property or any part thereof, or the transferee being already in possession continues in possession in part performance of the contract and has done some act in furtherance of the contract। इस पॉइंट में यही बोला गया है कि जो ट्रांसफरी है उसने क्या किया है, अपार्टमेंट का उसने जो है पोजीशन ले लिया है। ओके, पोजीशन ले लिया है। तो पोजीशन जब ले लिया है एंड जो क्या है कि जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, एंड द ट्रांसफरी हैज़ परफॉर्म और इज़ विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे कि जो उसके पास जो 15 लाख रुपीज़ और जो बचे हुए हैं उसे क्या करना चाहता है कि उसे परफॉर्मेंस करने के लिए मीन्स कि वो जो है पूरा करने के लिए वो तत्पर है। ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं जो हूँ 15 लाख रुपीज़ तुम्हें दे दिया हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें 15 लाख रुपीज़ और नहीं दूंगा। वो कह रहा है मीन्स जो ट्रांसफरी है वो कह रहा है कि नहीं, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया जो है पूरा पैसा जो है चुकाऊंगा। ओके then notwithstanding where there in an instrument of transfer that the transfer has not been completed in the manner prescribed, therefore by the law for the time being in force, the transfer of or any person claiming under him shall be debarred debarred from enforcing against the transferee, and person claiming under him any right in respect of the property of which the transferee has taken or continued in possession other than rights expressly provided by the terms of the contract। इस पॉइंट में यही चीज़ बोला गया है कि जैसे जो ट्रांसफरी है उसने क्या किया है कि वो पोजीशन को मीन्स की ये मीन्स की वो जो जैसे उस फ्लैट में मीन्स अपार्टमेंट में अगर उसने कब्जा ले लिया है एंड उसको जो है कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसके राइट्स को एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि उसके जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको उसके राइट्स को जो है ख़त्म नहीं किया जाएगा। यहाँ पर प्रोविजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन हु हैज़ नो नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस देयर ऑफ।
यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि ये पॉइंट से हम लोग समझते हैं, जैसे ट्रांसफरी जो है, ट्रांसफरी ने क्या किया कि इस जो अपार्टमेंट में है उसने कब्जा ले लिया, मीन्स पोजीशन ले लिया। मीन्स पोजीशन मीन्स समझ जाइए कि 2-3 फ्लैट उसने उपयोग कर लिया, 2-3 फ्लैट उसने यूज़ कर लिया। वो जान रहा है कि हम जो है 50 लाख रुपीज़ चुका के इस फ्लैट को जो है 1-2 साल में तो अपना बना ही लेंगे। तो इसीलिए उसने क्या किया कि 1-2 जो 3 जो फ्लोर था उसे यूज कर लिया। यूज करने के बाद क्या करता है कि जैसे कि यहाँ पर जो प्रोविजो है उसने क्या किया, प्रोविजो में बताया गया है कि जो सी बंदा ने विदाउट नोटिस, नो नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसने क्या किया कि सी व्यक्ति ने अगर इस अपार्टमेंट को गुड फेथ में खरीदा है तो अब क्या है, ऐसा नहीं जैसे कि सी व्यक्ति जो है अब जाके ये नहीं कहेगा कि जाके जो ट्रांसफरी है सी व्यक्ति को, मीन्स कि सी जो ट्रांसफरी है उसको जाके नहीं बोलेगा कि तुमने जो है क्यों इस फ्लैट को खरीद लिया। यहाँ पर कौन दोषी होगा, ट्रांसफर दोषी होगा। तो ट्रांसफरी जो है यहाँ पर किस चीज़ का प्रोटेक्शन ले सकता है, सेक्शन 53A का प्रोटेक्शन लेकर, और जो है इस जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसको जो है क्या कर सकता है, ख़त्म करा सकता है, मीन्स कि वॉइड बना सकता है। तो यहाँ पर सी जो है गुड फेथ में इस प्रॉपर्टी को ख़रीदा है तो उसके राइट्स को हम लोग जो है प्रभावित नहीं कर सकते हैं, उसके राइट्स को हम लोग अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। यही आपका प्रोविज़ो में बोला गया है, क्योंकि उसने विदाउट नोटिस ख़रीदा है, मीन्स कि उसे नहीं पता था कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो अपार्टमेंट है पहले से बिकी हुई है, तो इसके हम अधिकारों को इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे, यही प्रोविज़ो में बताया गया है। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसेंशियल जो कंडीशन है, इसेंशियल कंडीशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 53A का जो फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट्स है क्या कहता है, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफ़र एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑफकोर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही जो है कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हम ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, एंड सेकंड जो पॉइंट है, ट्रांसफरी शुड टेक पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ऑफकोर्स उसने ट्रांसफरी बी व्यक्ति ने क्या किया कि 50 लाख रुपए दे के जो अपार्टमेंट था उसको जो है कब्जा कर लिया, मीन्स कि उसे यूज करने लगा। ओके, एंड थर्ड पॉइंट आता है, द ट्रांसफरी हैज़ आइदर परफॉर्म्ड और हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इज विलिंग टू परफॉर्म। यहाँ पर बोला गया है विलिंग मीन्स होती है कि उसने क्या किया, उसने क्या कर रहा है कि वो जो है मीन्स जो उसका 15 लाख रुपीज़ बाकी था उसे पूरा करने के लिए वो राजी है, ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं जो हूँ आपको 15 लाख रुपीज़ नहीं दूंगा। ओके, तो वो राजी है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट केस, यहाँ पर डिस्कशन करते हैं हम लोग, नंद किशोर वर्सेस हजारीलाल AIR 2009 NOC 2245 मध्य प्रदेश के केस में बताया गया है कि सच एग्रीमेंट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड वेयर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गिवन टू ट्रांसफरी बाय ट्रांसफर अंडर पार्ट परफॉर्मेंस। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर आप समझ रहे हो कि ये जो सेक्शन 53A जो है क्या कह रहा है कि हमने जो है प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। क्या चीज़ से हमारा जो प्रॉपर्टी माना गया, उसने क्या किया, सिर्फ एक रिटन जो है एक एग्रीमेंट कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्री होना आवश्यक नहीं है। अब क्या किए, आपने जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिर्फ ट्रांसफ़र ही कर देते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिर्फ जो है ट्रांसफ़र ही कर देते हो, वही आपका जो है पार्ट परफॉर्मेंस के अंदर आ जाता है। ओके, पार्ट परफॉर्मेंस के अंदर क्या आएगा कि आपने जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर दिया, यही आपका जो है पार्ट परफॉर्मेंस के अंदर चला जाएगा, अंडर पार्ट परफॉर्मेंस। ओके, अंडर पार्ट परफॉर्मेंस यही चीज़ बोला गया है। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, आपने जो है रिटन एग्रीमेंट कर दिया तो आपका जो है सेक्शन 53A के अंतर्गत कवर हो गया और आप जो है इसका जो है लाभ ले सकते हैं, आपका जो है इस केस के अंतर्गत बताया गया है। एंड नोट क्या चीज़ है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस acts as a shield and not as a sword
दैट इट टू से इट इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोटेक्शन। यहाँ पर बोला गया है कि जो पार्ट परफॉर्मेंस है वो जो है ढाल की तरह काम करता है, न कि तलवार की तरह। अर्थात जो है अगर हम कहें तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोटेक्शन है, मीन्स एक बचाव का सिद्धांत है। क्या चीज़ है? बचाव का सिद्धांत। तो आज हम लोग ने डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को समझा। नेक्स्ट डे हम लोग आगे के ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को समझेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।